डेल्टा जी नोट और ई नोट का रिलेशन पढ़ाता है ना। अब उस पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ऐसा लिखा हुआ है ई नोट जेड एन प्लस टू जेड एन इक्वल टू -0.76 वोल्ट, ई नोट एजी प्लस एजी इक्वल टू 0.80 वोल्ट, फाइंड ई नोट एंड डेल्टा जी नोट फॉर Zn 2Ag plus gives Zn plus 2Ag। ऐसा लिखा हुआ है। ये गेट बंद कर दो। सोल में करूंगा, आप लिख लीजिए कैलकुलेशन जल्दी से। ये सेल रिएक्शन है। आपसे पहले ई नोट पूछा है। ई नोट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सबको पता है? ओके, मैं एक अलग तरीका बता रहा हूं, मे भी आपको सही लगे तरीका। इधर देखें सब लोग, हम ई नोट्स लिख रहे हैं, ई नोट पूरे सेल का। तो केवल हमें यह लिखना है कि यहां पर क्या क्या हुआ है। देखो, जिंक जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हुआ है? Zn+2 में। तो मैं ऐसे लिख दूं कि जिंक कन्वर्ट हुआ है Zn+2 में। इसके अलावा Ag प्लस किस में कन्वर्ट हुआ? Ag में। ई नोट Ag प्लस Ag। यहां 2Ag है, इसका फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि E क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बस जो हुआ था ना वो हम लिख लें। हमने ये बिल्कुल पता नहीं किया कि किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन है, कौन एनोड है, कौन कैथोड है। जो जस्ट हुआ है वो देख लो, वापस देख लो। जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हुआ, ऐसे लिख दिया मैंने। Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हुआ, ये लिख दिया। अब ऊपर जो डेटा है उससे चेक करो आप लोग, क्या आपको ये दिया हुआ है Zn gives Zn+2? नहीं, हमें इसका रिवर्स दिया हुआ है। रिवर्स दिया है मतलब साइन चेंज कर दें। तो ये मैंने इसका साइन चेंज कर दिया, 0.76 वोल्ट प्लस। नेक्स्ट है Ag प्लस गिव्स Ag, Ag प्लस गिव्स Ag, ये वैल्यू रख दीजिए। ये आ गया 1.56 वोल्ट। ये मैंने ई नोट कैलकुलेट कर दिया। इसमें आपको कुछ भी पता नहीं करना पड़ा। समझ गए ना? इसके अलावा हमने जो पहले मेथड पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हम ई नोट ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि ई नोट रिडक्शन एट कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन एट एनोड। मतलब ये एसआरपी है कैथोड का, ये एसआरपी है एनोड का। अगर उस मेथड से सोल्व करना है तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा यहां पे कि एनोड कौन है। मींस आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन कहां पे हुआ है। तो देखो, ये ऑक्सीडेशन है कि नहीं है, तो ये एनोड हुआ। ये रिडक्शन है कि नहीं है, तो ये कैथोड हुआ। एक तो ये पता करना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये डेटा एसआरपी के हैं कि नहीं है। सही बात है ना? तो अपन देखें कि जिंक +2 से Zn रिडक्शन है, तो ये एसआरपी है। Ag प्लस से Ag, ये एसआरपी है। अगर ये एसआरपी नहीं होता तो आपको इसको भी चेंज करना पड़ता, पर ये बाई चांस एसआरपी है। अब कैथोड वाले को पहले लिख दो, कैथोड Ag वाला है तो 0.80 माइनस, अब एनोड वाला ये रहा -0.76 इक्वल टू 1.56 वोल्ट। वही है वापस से, पर आपको इसके लिए खूब सारी मेहनत करनी पड़ी। इसके बजाय बेटर, वो तो ठीक है आपको पता है फॉर्मूला, तो हम डायरेक्टली यही कर दें कि क्या हुआ है वो लिख दो। मैं वापस एग्जांपल देके समझाता हूं, है ना? आप इस पार्ट को नोट करिए, मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूं। नहीं, पहले एक बार डेल्टा जी नोट कैलकुलेट कर लें। डेल्टा जी नोट कैसे लाएंगे फिर? डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट, राइट? एन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, वो आप जिंक से पता कर सकते हो, एजी से पता कर सकते हो। कितने इन्वॉल्व हुए हैं? ओनली 2। तो -2 इंटू 96500, यही होता है ना? और ई नोट कितना है? 1.56 वोल्ट। ये आंसर किस में आएगा?
ये गिव्स फ्री एनर्जी। तो आपने चार्ज कूलाम में यूज किया है, कूलाम एसआई यूनिट होती है चार्ज की। ये ई है वो वोल्टेज में यूज किया है, ये भी एसआई यूनिट है, तो ये किस में आएगा? जूल में आएगा। बात समझे क्या? ऐसा एक और करके देखते हैं, फिर आपको फील आएगा कि हाँ ये मेथड ठीक है। अगला एग्जांपल, रिएक्शन वो आप समझ गए होंगे ना क्या है यार? NO3 माइनस। देखिए कैसे एक बार देखिए आप, प्रैक्टिस आप घर पे ही करना है ना, यहाँ के लिए देखिए, इतना टाइम बिल्कुल ही नहीं है। यहां देख के बोलो, ई नोट सेल इक्वल टू क्या हुआ है? ई नोट, ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ इसमें, मतलब MnO4 माइनस गिव्स Mn+2। सही है? ओके। प्लस ई नोट, यहां बोलिए NO2 माइनस गिव्स NO3 माइनस। करेक्ट है? जो हुआ वो हमने लिख दिया। अभी चेक नहीं करा ना कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। ओके। अब ये देखो, क्या ये डेटा आपके पास है जिसमें MnO4 माइनस कन्वर्ट हुआ Mn+2 में? क्या ये डेटा है? बिल्कुल यही डेटा है हमारे पास, मीन्स 1.5। उसके बाद क्या ये डेटा है NO2 माइनस गिव्स NO3 माइनस? एग्जैक्टली यही डेटा है, NO2 माइनस गिव्स NO3 माइनस, माइनस 0.5 मीन्स 1.0 वोल्ट। आसान नहीं है? अब मान लो आप इस मेथड से करते हैं ना, मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं आपको। मान लो आप ऐसे लिखते कि हमें ये फॉर्मूला पता है, ई नोट सेल, ई नोट रिडक्शन एट कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन एट एनोड। इससे करते तो क्या होता, कितनी मेहनत करनी पड़ती वो देखना। इसके लिए सबसे पहले मुझे इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर पता करने पड़ते, है ना? ये यहां Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7, NO का +3, ये +2, ये +5। पहले तो ये पता करना पड़ता। सही है? उसके बाद आप पता करते कि देखो ये +7 से +2 गया है, तो ये है रिडक्शन, रिडक्शन है तो ये क्या है? कैथोड। करेक्ट? ये +3 से +5 में गया है तो ये है ऑक्सीडेशन, ये है एनोड। पहले तो ये पता करना पड़ता। उसके बाद मुझे दोनों के एसआरपी चाहिए होते। एसआरपी मतलब रिडक्शन होना चाहिए, है ना? तो ये +7 से +2 गया, ये तो एसआरपी है। ये +3 से +5 गया, ये ऑक्सीडेशन है। फिर यहां पर आपको इसका एसआरपी लिखना पड़ता है कि इसका एसआरपी क्या आएगा? इसका एसआरपी आएगा प्लस का 0.5। फिर यहां आप कैथोड, कैथोड है MnO4 माइनस, जो दिया है 1.5, ये 1.5 लिखते हैं। फिर इसका लिखते 0.5, ऐसे करके 1 वोल्ट आता है ना। तो स्टेप्स खूब सारे हो जाती हैं इसमें, जबकि अपने वाले में जो हुआ वो लिख दो, उनके वोल्टेज लिख दो, बस खत्म काम। क्लियर? इसका डेल्टा जी भी पता करना है अपने को, वो कैसे पता करें? डेल्टा जी पता करिए।
डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट, ऐसे ही होगा। ओके, माइनस एन अभी हमें पता करना है, ये 96500 और ई नोट आया था 1 वोल्ट, इतना ये जूल में आ जाएगा। अब इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैसे पता करें, ये काम है अपना। बिल्कुल सही बात है, अगर इलेक्ट्रॉन पता करना है तो ये रिएक्शन आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। पर आपको यह भी पता है कि बैलेंस हमें केवल चार्ज करना चाहिए, एटम क्यों करेंगे, है ना, है ना। अपन क्या बात कर रहे हैं कि बैलेंस हम हमेशा चार्ज को करेंगे। अरे इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, एटम से तो कोई मतलब नहीं है ना, तो केवल चार्ज को बैलेंस कर दो। चार्ज को बैलेंस कैसे करें, देखो वो जो मैंने शुरू में बताया था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज है, 5 का। मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन लिए, देखो +7 से +2 चला गया, मतलब -5 लिए, तभी तो +2 बचा। इसने 5 इलेक्ट्रॉन लिए, ये +3 से +5 गया, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसने 5 लिए, इसने 2 दिए। और बैलेंसिंग का मतलब क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएं उतने ही लिए जाएं, ये बैलेंसिंग होती है ना। एक जितने इलेक्ट्रॉन देगा दूसरे उतने इलेक्ट्रॉन ले लेना चाहिए, तब रिएक्शन बैलेंस होगी। क्या तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10 आ गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो 10 आ गया, याद है। अब देखो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना, वो स्टोइचोमेट्री हम मल्टीप्लाई कर देते थे। और ये जो है ना, ये 10, ये इलेक्ट्रॉन पता लग गया आपको कि ये 10 इलेक्ट्रॉन लेगा, वो 10 इलेक्ट्रॉन देगा। देखो ये काम बैलेंस करके पता कर सकते थे, पर मैं बोल रहा हूं कि बैलेंस पूरा मत करो, केवल चार्ज बैलेंस करके ही पता कर लो। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन आ गए, ये तो यहां आएगा 10। नहीं समझे शायद, समझ गए ना, क्योंकि ये जो आते थे ना कोफिशिएंट, इनसे आप मल्टीप्लाई करते थे, यहां आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां 5 से। अब आप खुद समझ जाओ, ये अकेले कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, 5, तो 2 कितने लेंगे, 10 लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पता लग गए। समझे, ये बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तब की बात है ये। अभी ऐसे एग्जांपल और आएंगे, उससे पहले एक अलग टाइप का एग्जांपल। ऐसा कुछ लिखा है, देखो, ई नोट कॉपर +2 गिव्स कॉपर इक्वल टू x वोल्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ई नोट कॉपर प्लस गिव्स कॉपर इक्वल टू y वोल्ट। फाइंड ई नोट कॉपर +2 गिव्स कॉपर प्लस, ये आपको पता करना है। ये नीट में भी 1 2 3 बार पूछा हुआ है, और अपने मॉड्यूल में भी खूब है, आता है, टेस्ट में भी आता है, याद ही होगा आप लोगों को। इधर देखो कैसे सोल्व करना है। देखो एक तो आपके पास तरीका ये होता है कि सीधा वोल्टेज ऐड कर देते हो, ई ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड प्लस ई रिडक्शन ऑफ कैथोड। एक तरीका मैंने बताया था, कभी कभी आपको डेल्टा जी से सोल्व करना पड़ेगा, तो कब तो हम सीधा ऐड कर देंगे, कब डेल्टा जी यूज करेंगे। अरे आपने इसलिए लिखा था ना कि एक्चुअली तो ये होता है डेल्टा जी 3 इक्वल टू डेल्टा जी नोट 1 प्लस डेल्टा जी नोट 2। और कभी कभी आप सीधा ऐसे लिख देते हो, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट ऑक्सीडेशन एट एनोड प्लस ई नोट रिडक्शन एट कैथोड, याद आ गया। ऐसा कब करते थे, जब यहां से एन सारे कैंसिल आउट हो जाते थे। एन सारे कैंसिल आउट कब होते थे, जब कोई रेडॉक्स रिएक्शन होती थी। समझे बात, जब कोई रेडॉक्स रिएक्शन होती थी। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि वो एक बैलेंस रिएक्शन होती है, और बैलेंस का मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे इसी का एग्जांपल देखो, आपने इसमें सीधा ऐड किया कि नहीं किया, ई को किया ना, क्योंकि जब ये बैलेंस होएगी तो इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये 10 लेगा, ये 10 देगा। तो जब भी रेडॉक्स रिएक्शन आएगी तब आपको हमेशा सीधे सोल्व कर देना है। और जब रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, मतलब हाफ रिएक्शन है, तो हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बचेंगे या नहीं बचेंगे, बोलो, बचेंगे ना। हाँ, क्या ये हाफ रिएक्शन है,
कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस। ऐसे यार बोलोगे नहीं ना तो फिर मजा नहीं आता ऐसे पढ़ाने के अंदर। सो लो थोड़ी देर से, इससे अच्छा तो बैठ के सो लेते हैं सारे, फिर बोलते नहीं हो कुछ भी, मैं चिल्लाता रहता हूं। और आदत पड़ गई ऑफलाइन वाली, ऑनलाइन वाली, सॉरी। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? नहीं है। ये केवल एक ही रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन है ये। अगर इस रिएक्शन को मैं लिख के देखूं तो ये फाइनल जो आपके पास रिएक्शन है ये बनेगी कॉपर प्लस 2 गिव्स, बोलो, कॉपर प्लस। एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ना। ओके। क्या इसमें आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? तो फिर यहां डेल्टा जी से सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट नहीं होंगे। आसान सी बात है सोचना, है ना। अब देखो ऐसा एग्जांपल कैसे करेंगे। सबसे पहले जिसका वोल्टेज चाहिए वो रिएक्शन लिख दो, लिख दी। उसके बाद अब आपके पास रिएक्टेंट साइड में कौन है? कॉपर प्लस 2। या ढूंढो कॉपर प्लस 2 कहां है, ऊपर वाले में है। क्या ये रिएक्टेंट साइड में ही है? तो इसको ऐसे कैसे लिख दो जो ये दिया हुआ है कि कॉपर प्लस 2 ने क्या दिया, कॉपर, मींस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। करेक्ट है। इसका वोल्टेज क्या है? एक्स। कुछ चेंज नहीं करा ना आपने। अब आपको कॉपर प्लस कहां चाहिए? प्रोडक्ट साइड में। ये रहा कॉपर प्लस, पर ये तो रिएक्टेंट साइड में है। तो क्या करें, रिवर्स कर दूं? बिल्कुल सही बात है। हम इसको लिखें कॉपर गिव्स कॉपर प्लस। इलेक्ट्रॉन सोच लो कहां आएगा, इधर आएगा, है ना, इधर आएगा। आपने रिएक्शन रिवर्स किए तो इसका जो ई नोट है ना उसको रिवर्स कर दो, माइनस कर दो, और ये आपको पता करना है। देखो क्या ये रिएक्शन आ गई, कॉपर से कॉपर कैंसिल आउट हो गया, वन इलेक्ट्रॉन से वन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया। तो अब मैं ऐसे लिख दूं ई नोट 1 प्लस ई नोट 2 इक्वल टू ई नोट 3। नहीं यार नहीं लिख सकते, इलेक्ट्रॉन बच गया। जब भी इलेक्ट्रॉन बच जाएगा आप ये काम नहीं कर सकते, ये तो समझा रहा था इतनी देर से। ये काम कब कर सकते हो? जब ये दोनों के इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाते। समझे बात। तो ये काम हम कभी नहीं कर सकते। यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी नोट 1, डेल्टा जी नोट 2 और डेल्टा जी नोट 3। जब ये रेडॉक्स रिएक्शन होगी तो ये काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है। तो देखो डेल्टा जी नोट 3 इक्वल टू डेल्टा जी नोट 1 प्लस डेल्टा जी नोट 2। बोलो डेल्टा जी नोट 1 के बारे में बात करते हैं। पहले पहले को फॉर्मूला लिख दूं, माइनस एन एफ ई, माइनस एन एफ ई, माइनस एन एफ ई। जो कॉमन है दोनों में वो हटा दो, माइनस है तो ये प्लस कर दो सबको, एफ कांस्टेंट है हटा दो, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सबके अलग अलग है, ई नोट सबके अलग अलग है। तो मैं यहां शुरू करता हूं। एन फर्स्ट रिएक्शन का एन कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, 2, इनटू इसको ई नोट 1 बोल दूं। सेकंड में कितने इन्वॉल्व हुए, 1, इसको ई नोट 2 बोल दूं। थर्ड में कितने इन्वॉल्व हुए, 1, इसको ई नोट 3 बोल दो। तो यहां से ई नोट 3 आया, 2 ई नोट 1 प्लस ई नोट 2। सही है क्या? जो भी वैल्यू आएंगी ना वो आपको लास्ट स्टेप में रखनी है, उससे पहले नहीं रखनी, है ना। लास्ट स्टेप में बोलो ये कितना है, 2x माइनस वाई। समझे बात। इसमें इंपॉर्टेंट बात यही थी कि यहां ई नोट ऐड मत कर देना क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट नहीं हुए। वो कब ऐड करते हैं, जब रेडॉक्स रिएक्शन हो।
अगला एग्जांपल समझते हैं हम लोग। देखिए अगला एग्जांपल क्या है। एक रिएक्शन सीक्वेंस में चल रही है। फर्स्ट स्टेप में जो XO3 माइनस है वो कन्वर्ट हुआ XO2 माइनस में, फिर वो कन्वर्ट हुआ X माइनस में। हमें बताना है, इसका E नोट 1 गिवन है, इसका E नोट 2 गिवन है। हमें बताना है कि यहां से यहां जाएं तो E नोट क्या आएगा। मतलब आपसे पूछा गया है कि E नोट XO3 माइनस गिव्स X माइनस, ये पता करो। ये तो मतलब हुआ। क्या लगता है कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है? मतलब ऐसे लिखा हुआ है XO3 माइनस गिव्स X माइनस, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है या हाफ रिएक्शन है? डेफिनेटली हाफ रिएक्शन है ना। यहां देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, +5 से -1, मतलब ये रिडक्शन है। हाफ रिएक्शन है, इसका मतलब डायरेक्ट कर दें या डेल्टा जी लगाएं? डेल्टा जी लगाएं। अब इसको मैं दो तरीके से सोल्व करता हूं। फर्स्ट देखो, अगर फर्स्ट समझ में आ गया तो सेकंड मेथड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यहां से यहां जाने के लिए मान लीजिए डेल्टा जी है, वो है डेल्टा जी नोट 1। यहां से यहां जाने के लिए डेल्टा जी नोट 2, और यहां से यहां जाने के लिए डेल्टा जी नोट 3। ये हमने अज्यूम कर लिया। ओके। जी कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन की पाथ फंक्शन? स्टेट फंक्शन है। कौन है स्टेट फंक्शन? हाँ, जी स्टेट फंक्शन है। और डेल्टा जी, डेल्टा जी फंक्शन ही नहीं है ना। फंक्शन क्या होता है? जी। तो ये देखो, जी स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है कि अगर मैं ए से बी जाऊं, इधर से जाऊं, इधर से जाऊं या इधर से जाऊं, हर बार जी की वैल्यू सेम आएगी। मतलब स्टेट फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी। सही बात है कि नहीं है? ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां, चाहे इस रास्ते से जाओ या इस रास्ते से जाओ, डेल्टा जी तो सेम आएगा। तो क्या ये बात सही है कि डेल्टा जी नोट 3 इक्वल टू डेल्टा जी नोट 1 प्लस डेल्टा जी नोट 2? कोई दिक्कत नहीं। ओके। माइनस एन एफ ई माइनस एन एफ ई नोट माइनस एन एफ ई नोट। वैसे अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 3 1 1, पर क्यों टाइम वेस्ट करें इसके लिए, है ना। सारे माइनस गायब करो, कोई लिखा हुआ नहीं है तो लिख लिख के गायब करो। एफ कैंसिल आउट कर दो। अब देखो, फर्स्ट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन काउंट करो, तो उसके लिए मुझे चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर +5, ये +3, ये तो -1 है ही। किसी को ये तो लग रहा है कैसे आ गया +5? कैलकुलेट करना आता है ना। ठीक है। तो देखो, +5 से +3 कितने का चेंज? 2 का। तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए इनटू ई नोट 1 बोल देता हूं मैं अभी। +3 से ये -1 है, +3 से -1, पहले +3 से 0 जाना, फिर -1 जाना, बिल्कुल 4। तो ये हुआ प्लस का 4 इंटू ई नोट 2। थर्ड रिएक्शन जो यहां से यहां गई है, +5 से -1, +5 से 0, 5 का चेंज, 0 से -1 एक और हो गया 6 का चेंज, 6 इंटू ई नोट 3। हमें ई नोट 3 मिला फाइनली 2 ई नोट 1 प्लस 4 ई नोट 2 बाय 6। 2 इंटू, अब वैल्यू पुट कर दो, ई नोट 1 कितना है 1.5 प्लस 4 इंटू 1 बाय 6, ये कितना आ गया 1/6 आ गया। तो 1/6 वोल्ट। बात समझ में आई क्या? क्या हुआ? ये माइनस में नहीं था क्या? अच्छा, ये प्लस में ही है क्या? नहीं, वो पिछली क्लास में माइनस में लिखा गया था ये, तो मुझे ध्यान था। ओके, क्लियर ये बात सबको? ओके। एक तरीका ये हो सकता है जो अभी तक हम कर रहे थे, एक तो मैं ऐसे सोल्व कर दें। एक हम अभी कर रहे थे कि हमें हमारी टारगेट इक्वेशन क्या है, कौन सी इक्वेशन चाहिए हमें? XO3 माइनस गिव्स X माइनस, ये चाहिए हमें। ये किससे बनेगी? रिएक्शन 1 और 2 से। 1 कौन सी है? ये वाली। 2 कौन सी है? यहां से यहां वाली। आपको ये कहां पे चाहिए? रिएक्टेंट साइड में।
तो क्या मैं फर्स्ट रिएक्शन को सीधा ऐसे कैसे लिख दूं, XO3 माइनस गिव्स XO2 माइनस। अब ये आपको कहां चाहिए, प्रोडक्ट साइड में, सेकंड रिएक्शन में, ये प्रोडक्ट साइड में ही है, ऐसे कैसे लिख दूं, XO2 माइनस गिव्स X माइनस। सही है ना, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो लिख लो। इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे कि ये +5 से -1 आया है तो यहां 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये +5 से +3 में गया है तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये +3 से -1 में गया है तो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये 6 आ गया। अब इसका डेल्टा G01, इसका डेल्टा G02, ये डेल्टा G03, फिर आप बोलोगे डेल्टा G03 इक्वल टू डेल्टा G01 प्लस, या आप इसको ऐसे कर सकते हो। पर आपको पता है कि इतना क्यों करेंगे हम, हमें पता ही है कि ये रिएक्शन 3 क्या है, वो सम ऑफ रिएक्शन 1 एंड 2 है। वहां प्रूव किया है हमने कि रिएक्शन 3 है ना, वो सम ऑफ रिएक्शन 1 एंड 2 है, यहां तो देख के पता चल रहा है। तो अगर ऐसा आ गया तो हम सीधा डेल्टा जी वाला कंसेप्ट लगाएंगे ना यार, कि स्टेट फंक्शन है, इधर से जाओ या इधर से जाओ, क्या फर्क पड़ता है। समझे क्या मेरी बात। तो ऐसे नहीं करना आपको, अभी जो मेथड था वैसे ही करना है। फाइंड ई नोट। हाँ, इसी का पार्ट अगला, ये आपको रुको सोल्व नहीं करना है, तो अभी देखना है कि मैंने इसी से वो बनाया है, वैल्यू सारी सेम है। अब मुझे बताएंगे कि मैं इसको डेल्टा जी से सोल्व करूं या मैं डायरेक्ट करूं, इतना बताना है केवल। कितने लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्ट ई ऐड कर दो, 2 लोग बोल रहे हैं। कितने लोग बोल रहे हैं कि डेल्टा जी से सोल्व करो, 2 लोग बोल हैं। तो आप इसको ऐसे देखो कि ये +5 में है कि नहीं है। वैसे तो क्यों देखो, आप सीधा देखो कि यार ये रिएक्शन है, इसमें ये कंपाउंड 2 अलग अलग में गया है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन ही होगी, देख के पता चल रहा है। अगर रेडॉक्स नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन भी लिख देता ये। अरे हाँ हाँ, +3 में ही है। अगर ये हाफ रिएक्शन होती ना तो ये इलेक्ट्रॉन भी लिख देता, तो ये हाफ रिएक्शन है ही नहीं, रेडॉक्स रिएक्शन है। चेक कर लीजिए, +3 +5 -1। अब समझ में आ गया, ये क्या है ऑक्सीडेशन, ये क्या है रिडक्शन। अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए होंगे। फिर आपको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट ऐसे करते हैं कि ई नोट इक्वल टू जो हुआ वो लिख दो। बताओ क्या क्या हुआ, ई नोट XO2 माइनस गिव्स XO3 माइनस प्लस ई नोट XO2 माइनस गिव्स X माइनस। ये वोल्टेज यहां से देखो, XO2 माइनस XO3 XO2, ये देखो, ये जो वोल्टेज है वो यहां से यहां जाने का है, लेकिन हमारे आ रहा है यहां से यहां जाना, कितना, माइनस का 1.5। अब चाहिए मुझे XO2 माइनस से X माइनस, XO2 माइनस से X माइनस, ये डेटा दिया हुआ है। ये कितना आ गया, प्लस का 1 इक्वल टू माइनस का 0.5 वोल्ट। डायरेक्ट कर देना था क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन थी। मैंने अभी जो एग्जांपल है मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कब डेल्टा जी यूज करना है। समझे मेरी बात, ओके। अब यहां से कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं। बताओ ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, एक्सप्लेन करो। ई नोट नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस। जैसे आप मार्केट में गए सेल खरीदने के लिए, बोला सर ये ले जाओ, ये बहुत अच्छा है, इसका वोल्टेज -2 है, ले आओगे। वोल्टेज -2 है मतलब वो वोल्टेज देगा ही नहीं आपको, उसको खुद को चाहिए। समझ के बात,
वोल्टेज दे ही नहीं रहा, मतलब वहां रिएक्शन हो ही नहीं रही। रिएक्शन हुई नहीं मतलब वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। अरे किसी भी सेल का वोल्टेज नेगेटिव है, इसका मतलब वो सेल काम नहीं करता, उसको काम करने के लिए वोल्टेज दो पहले, उसकी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। उसको कम से कम 0.5 वोल्ट दोगे ना, तब तो शुरू होएगा। आपको वोल्टेज कहां से देगा? मतलब ये हम वैसे ही सोच सकते थे। बाकी आप ऐसे भी देख सकते थे कि डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट। अगर ये पॉजिटिव आएगा ना तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, मतलब सेल काम करेगा, सेल स्पॉन्टेनियस होएगा। क्या ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है? तो क्या XO2 माइनस का डिसप्रोपोर्शनेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? नहीं। मतलब इस लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, क्या ये इसको वाटर में डालेंगे तो क्या डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा? आप बोलोगे नहीं, वोल्टेज नेगेटिव है, नहीं होएगा। पॉजिटिव होता तो हो जाता, स्पॉन्टेनियस होता। समझे बात? ये ई नोट की जो कैलकुलेशन है वो आगे भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। पहले मैं इसमें एक टॉपिक और लेके आऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में यहां से न्यूमेरिकल आता है। नॉन्स्ट इक्वेशन है ना, क्या है देखो, समझते हैं इसको। अभी तक हमने जितने भी वोल्टेज कैलकुलेट करे हैं वो सारे स्टैंडर्ड स्टेट के थे। सही बात है ना? स्टैंडर्ड स्टेट मतलब हमने हमेशा स्पीसीज की कंसंट्रेशन 1m रखी, प्रेशर हर बार 1 बार रखा और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। उन कंडीशन में हमने ई नोट कैलकुलेट करा। कंसंट्रेशन क्या रखी? 1m। अगर इस 1m को हम चेंज कर दें, 1m से हम 2m ले लें या 0.5m ले लें, या प्रेशर 1 बार के बजाय 2 बार ले लें, 0.5 बार ले लें, तो फिर ईएमएफ कितना आएगा? उस चीज को हम किससे समझेंगे? नॉन्स्ट इक्वेशन से, है ना। डेरिवेशन एक लाइन का है, देखो। क्या हमने थर्मोडाइनमिक्स में ऐसा पढ़ा था? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू लोग हो गया ना अब तो, लोग क्यू, याद है? ओके। इसको आप लिखे माइनस एन एफ ई, इसको लिखे माइनस एन एफ ई नोट प्लस 2.303 आर टी लोग क्यू। यहां से ई कितना है देखो, ई इक्वल टू, ये माइनस एन एफ को यहां डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? ई नोट। माइनस एन एफ को यहां डिवाइड करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, 2.303 आर टी बाय एन एफ लोग क्यू। ये भी करेक्ट है। अब देखिए, ये है टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट है ना, वो हम एक अलग पार्ट में पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। कि टेम्परेचर चेंज करेंगे, ई कैसे चेंज करेगा। ओके, यहां हमारे सिलेबस में नहीं है ये पार्ट, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं पहले ही। इसको क्या ले लेते हैं? रूम टेम्परेचर। क्या ले लेते हैं? रूम टेम्परेचर। कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में 298 केल्विन। ये अपने रूम टेम्परेचर पे करेंगे, क्योंकि सेल हम जनरली कब ऑपरेट करते हैं? रूम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज करेंगे क्या होगा, वो कहीं और पढ़ा जाता है ना। तो फिर ये कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अगर इन सब कांस्टेंट की मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये बनता है ई इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 एन लोग क्यू। कोई दिक्कत? मैं क्यू का मतलब आपको समझाता हूं कि यहां क्यू क्या है। बाकी सब तो आप जान गए हो कौन क्या है। ये एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भूल क्यों जाते हो हर बार? ऐसे भूल जाओगे तो फिर इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जांपल ही नहीं होंगे। ये कैलकुलेशन मोल में है। एक रिएक्शन है बच्चों, HCl गैस गिव्स H प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस, ऐसे लिखा हुआ है। इसका केपी लिख के बताओ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी। तो आप बोलोगे वहां केवल गैस आती है और कोई कुछ नहीं आता, गैस यहां एक ही है,
तो आप लिखेंगे 1 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl। सही है क्या? इसका KC लिख के बताओ। यहां बोलते हो कि गैस भी आती है और एक्वस भी आते हैं, लेकिन उन सबकी कंसंट्रेशन आती है H प्लस Cl माइनस और HCl, चाहे कोई भी हो लिखेंगे कंसंट्रेशन। KPC लिख के बताओ। KPC, KPC का मतलब है कि जो भी गैस आएगी उसका प्रेशर लिखना है, जो भी एक्वस आएगा उसकी कंसंट्रेशन लिखनी है। समझ गए ना? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शायद आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, ये अपने इलेक्ट्रो में पढ़ाया जाता है कि केपीसी का मतलब है कि जो भी एक्वस हैं उनकी कंसंट्रेशन, मतलब H प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस, जो गैस है उसका प्रेशर। आपको पता ही है कि इक्विलिब्रियम पे ये सब कांस्टेंट हो जाते हैं, है ना? अब इनको कैसे लिखो, आएगा तो कांस्टेंट ही। आपके लिए इतना सा लिख दो तो भी कांस्टेंट आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ये कांस्टेंट हो जाता है। आप इसको ऐसे लिखो तो भी कांस्टेंट आएगा, आप इसको ऐसे लिखो तो भी कांस्टेंट आएगा। समझ गए ना? हाँ भाई, कांस्टेंट अलग लगाएंगे सारे। क्लियर है? तो ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब लिखे जाते हैं? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम नहीं होता है तो उसको बोलते हैं, फिर इन रेशियो को बोलते हैं क्यू, रिएक्शन क्वोशिएंट। मैं आपसे बोलूंगा यहां क्यूपी क्या आएगा, आप बोलोगे एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा। क्यू सी कैसा आएगा? एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा। क्यू पीसी कैसा आएगा? ऐसा ही आएगा। डिफरेंस क्या होगा कि ये रेशियो इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होते हैं, क्यू वाले रेशियो कभी भी डिफाइन कर सकते हो। समझ गए ना? तो ये वो क्यू है, और ये कौन सा क्यू है? क्यू पीसी वाला। इलेक्ट्रो में क्यू पीसी यूज होता है हर बार, मतलब जब भी एक्वस स्पीसीज हैं उनकी कंसंट्रेशन लिखेंगे और गैस आएगी तो प्रेशर लिखेंगे। फॉर्मूला समझ में आ गया अच्छे से? अब इसमें कई टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले हमें सीखना है कि नस्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं फॉर अ रिएक्शन। कैसे लिखते हैं मतलब ये नहीं, एक रिएक्शन के लिए कैसे लिखते हैं, है ना? जैसे ये रिएक्शन है, मान लीजिए H2 gives 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये लिखा है रिएक्शन। ये हाफ रिएक्शन है या रेडॉक्स रिएक्शन है? इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। क्या इसके लिए नेस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, चाहे हाफ दे दो हमें, चाहे पूरी दे दो, सबके लिए लिख देंगे। उसके लिए सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, अपने आप में बैलेंस है, दोनों तरफ चार्ज इक्वल है। ओके, इस रिएक्शन का जो ई नोट है वो किसी को याद है कितना होता है? हाइड्रोजन का ई नोट 0। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एसओपी हो या एसआरपी हो, हम 0 मान लेते हैं, है ना? एक 0 का स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है कि ये 0 है, अब इस बाकी को कंपेयर करो इससे, तो ये 0 होता है ना? तो देखो E इक्वल टू ई नोट, मैं इसको यूज कर रहा हूं, ई नोट 0 लिख दूं, माइनस 0.0591 बाय एन। एन कितना है? 2 लोग, ऊपर प्रोडक्ट आता है कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कौन है? H प्लस एक्वस, स्क्वायर करूं, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2। आया है समझ में? नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी आई, एक एग्जांपल करें इस पे, लिखो आप। कैलकुलेट oxidation potential of hydrogen electrode at pH equal to 5, at pH equal to 5। जल्दी से कर दो, बिल्कुल टाइम मत लगाओ। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है तो ये ऑक्सीडेशन या दिख रहा होगा तो आपको यही सब लगना है। प्रेशर नहीं दिया तो आप क्या बोलोगे? प्रेशर आप मानेंगे 180, कुछ नहीं दिया तो 1 मानेंगे।
आ गया 0.3। हाँ सही है। कर लिया होगा बच्चों, है ना? आपने ऐसे लिखा होगा, देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला मतलब इसी की बात हो रही है, ये रिएक्शन लिखोगे, ये इक्वेशन इक्वेशन लिख दोगे, उसके बाद बोलोगे -0.0591/2 log। चाहे तो इससे फॉर्मूला डराइव कर लो, आपने फॉर्मूला डराइव किया हुआ है। आपने क्या किया पहले मैं बता दूं, यहाँ पे आपने लिखा कि यहां ऐसा है log h प्लस का स्क्वायर, और ये 1 है तो ये हट गया। क्या इस 2 से मैं ये 2 कैंसिल आउट कर सकता हूं? ये तो पावर में है ना, आगे आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ हाँ, log में तभी तो 12 जाएगा ये। ऐसे नहीं लिखते क्या, log 10 ये, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 log 10, लिख देना। हाँ, तो ये 12 आएगा ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद अब यहां क्या बचा, माइनस log h प्लस, माइनस log h प्लस को क्या बोलते हैं, pH बोलते हैं। तो ये बन गया 0.0591 इंटू पीएच। अप्रोक्सीमेट 0.06 लिखो, ये इतना लिखो, कितना आ गया, 0.3 आ गया। समझ गए? आप ऐसे लगे कि इतना मेहनत क्यों करूंगा मैं, है ना, इतना मेहनत क्यों करूंगा, तो ठीक है, इतना मेहनत क्यों करेंगे, हम सीधा ऐसे लिख देंगे। देखो हम ये लिखेंगे -0.06/2 log 10⁻⁵ का होल स्क्वायर। अगर पीएच 5 है तो H प्लस कितना आएगा, 10⁻⁵। 10⁻⁵ मैंने पुट कर दिया, ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया, यहां बचा, बोलो, -0.06 इंटू, ये पावर बाहर निकल के आ जाएगी, माइनस का 5, कितना बच गया, 0.3 वोल्ट, है ना? तो चाहे तो आप ऐसे सोल्व करो, या अभी जो मैंने क्या लिखा था, क्यू कितना आएगा, 0.0591 इंटू पीएच, चाहे ऐसे सोल्व करो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे करोगे, कैसे, ये वाला, पर ये वाला याद होना चाहिए, और हर इलेक्ट्रोड के लिए फॉर्मूला याद करेंगे कैसे, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर है ना, इसमें कुछ करने का था नहीं, वहां बस वैल्यू पुट करनी थी। कोशिश तो ये करो कि हमें सोल्व करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ गया ना, तो आप वो केवल फॉर्मूला नहीं चिपका सकते, समझ गए? हाँ, वो बोलेगा कैसे आया फॉर्मूला, मुझे तो पता ही नहीं है, जो चेक कर रहा होगा। ये क्लियर बच्चों सबको? चलो आगे देखते हैं। अगला एग्जांपल सोल्व करना है आपको। पहले आपको नस्ट इक्वेशन लिखनी है सही से, बेटा ये रेगुलर क्लास नहीं है कि पहले तो मैं देखता रहूंगा, फिर मैं नोट करूंगा, फिर सोल्व करना स्टार्ट करूंगा, इतनी देर में तो सोल्व ही कर देता हूं। कल तो इलेक्ट्रो खत्म करनी है हमें। सेल रिएक्शन लिख ली, बता दीजिए सेल रिएक्शन। एनोड पे क्या हुआ, हाँ वो सबको पता है, आगे बोलो।
Zn gives Zn plus 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे 2 Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Ag। ऐसा ही हुआ क्या? ओके। ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। ये बना Zn प्लस 2 Ag प्लस गिव्स Zn प्लस 2 Ag। ये लिख लेंगे हम लोग। ये काम कर लिया सबने? ओके। अब उसके बाद सबसे पहले ई नोट कैलकुलेट करें। यहां देखो ई नोट सेल देख के बताओ। ई नोट Zn से क्या बना? Zn प्लस 2। यहां से यहां गए। Ag प्लस से क्या बना? Ag। ई नोट Ag प्लस गिव्स Ag। जो हुआ था वो हमने लिख दिया। उसके बाद ये देखो कि ये दिया हुआ है क्या? जिंक से जिंक प्लस 2। चेक करो। नहीं, वो दिया है जिंक प्लस 2 से जिंक। तो रिवर्स कर दूं? साइन चेंज कर दूं? 0.76। अब चेक करो Ag प्लस से Ag दिया है क्या? अरे बोलो ना। दिया है कितना? 0.80 1.56 वोल्ट। पहले तो ये काम करना है हमें। उसके बाद नस्ट इक्वेशन E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.06 बाय कितना? कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए थे। 2 लोग। ऊपर कौन आएगा देख के बताओ। आप बोलेंगे कि ये सॉलिड है Ag, मेटल है तो, और जिंक भी मेटल है। ये तो आएंगे नहीं क्योंकि इनका एक्टिव मास 1 होता है। तो इधर तो है केवल जिंक प्लस 2। नीचे क्या लिखना है बताओ जल्दी से। Ag प्लस का क्या? Ag प्लस का स्क्वायर आएगा ना। 2 Ag प्लस देखो यार। ई नोट कितना? 1.56 माइनस 0.06 बाय 2 लोग। जिंक प्लस 2 देखकर बोलो कितना है? 0.01। Ag प्लस बताइए। 0.1 का स्क्वायर। 0.1 का स्क्वायर क्या आएगा? 0.01। ये भी 0.01, ये भी 0.01। बाई चांस आ गया। 0.01 बाय 0.01 1। log 1 कितना होता है? 0। log 1 0 है तो ये सारा का सारा पार्ट क्या हो गया? 0। क्या बचा? 1.56 वोल्ट। आसान था बच्चों, है ना? स्टेप समझे? पहले सही से सेल रिएक्शन लिखो। तभी मैं कल बोल रहा था कि सेल रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। उसके बाद सही से ई नोट कैलकुलेट करो। ई नोट कैसे कैलकुलेट किया? जैसा रिएक्शन लिखा था वैसे वैसे लिखते गए, वैल्यू पुट कर दी। फिर नस्ट इक्वेशन लिखो। ध्यान रखो स्टोइकियोमेट्री का। यहां 2 आया था, कई लोगों ने यहां 2 का स्क्वायर ही नहीं किया। नहीं किया तो गलत हो गया वो। ओके। अब यहां से एक और टाइप की प्रॉब्लम बनती है और वो खूब अपने इस मॉड्यूल वगैरह में है, वो सही से देखना। वो ये होता है कि अगर इस सेल में मैं Ag प्लस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दूं तो सेल पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सही से सुनना। मतलब प्रॉब्लम है वो खूब सारी है, आपके मॉड्यूल में भी है, आपके नोट्स में भी है, पेपर में भी आती है कि अगर मैं वहां से Ag प्लस को इंक्रीज कर दूं, Ag प्लस की कंसंट्रेशन, तो वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कितने लोग बोल रहे हैं बढ़ जाएगा? अब देखो आप लोगों ने कैसे सोल्व किया है। अभी तो सब कुछ लिखा हुआ है, अगर ये आपके पास आता तो कैसे सोल्व करते? सबसे पहले यहां से देखकर सेल रिएक्शन लिखते। सही बात। सेल रिएक्शन लिखने के बाद ई नोट की कैलकुलेशन नहीं करते क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इससे लिखते नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन में आप बोलते कि देखो अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, है ना? ये कम होगा तो ये कंप्लीटली कम होगा, ये कंप्लीटली कम होगा तो फिर ये बड़ा होगा। कोई वैल्यू में से आपने छोटी वैल्यू माइनस करी है तो फिर ये बड़ा होगा, ई बड़ा आएगा। ऐसे करते हो? बीच में कुछ लोग यहीं लटक जाते हैं, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है उनसे प्लस माइनस में। अब मैं बता रहा हूं कि आपको ऐसे नहीं करना, इतनी दूर जाना ही नहीं है। हाँ बढ़ा तो सही, इतना ही जानना था बस। यहां देखो कि आपको वहां तक नहीं जाना, सीधे सीधे सीधा हाफ रिएक्शन लिखेंगे, सेल रिएक्शन लिख देंगे, बस यहां रुक जाना है। उसके बाद याद करना है आपको ली चैटेलियर प्रिंसिपल। याद है ली चैटेलियर? कौन से चैप्टर में आया था? सॉलिड स्टेट में। केमिकल इक्विलिब्रियम में आया था, ठीक है।
तो उसमें ऐसा होता था कि जब भी आप रिएक्टेंट बढ़ाएंगे रिएक्शन आगे जाएगी, प्रोडक्ट बढ़ाएंगे रिएक्शन पीछे आएगी। यहां आप लोग किसको बढ़ा रहे हो? वहां देखो Ag प्लस किस साइड में है? अगर रिएक्टेंट साइड में कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन जाएगी आगे। रिएक्शन आगे गई, इसका मतलब क्या हुआ? ई बढ़ा कि कम हुआ? तो आप ऐसे सोचो, इस रिएक्शन से जो एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। सही बात है। वो केमिकल एनर्जी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल में। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? वोल्टेज की फॉर्म में। सही है। रिएक्शन जितनी ज्यादा आगे जाएगी उतनी ज्यादा केमिकल एनर्जी, उतना ज्यादा वोल्टेज। समझ गए? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। जब भी रिएक्टेंट ऐड करें रिएक्शन आगे जाएगी, रिएक्शन आगे जाएगी ना, खुद सोच लीजिए कि वोल्टेज बढ़ गया। एक सेल लेकर आए आप और उस सेल बोल रहा है कि मैं तो रिएक्शन नहीं करवाऊंगा, मेरे अंदर तो रिएक्शन नहीं होने दूंगा, वो आपको वोल्टेज देगा? एक बोल रहा है कि खूब रिएक्शन होने दूंगा, मतलब खूब सारी केमिकल एनर्जी आएगी, उससे खूब सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगी, खूब सारा वोल्टेज आएगा। समझ के? तो वहां नहीं जाना। जब भी आप देखें कि रिएक्टेंट बढ़ रहा है रिएक्शन आगे जाएगी, वोल्टेज बढ़ेगा। प्रोडक्ट बढ़ रहा है, मालूम हो रहा है जिंक बढ़ा दिया मैंने, जिंक बढ़ा दिया मतलब प्रोडक्ट बढ़ा दिया, रिएक्शन कहाँ आएगी? पीछे, वोल्टेज कम हो जाएगा। समझे? अब देखो ये तो फिर भी आसान सी है, अगर इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देना तब तो आप उसको बिल्कुल नहीं कर सकते इस फॉर्मूले से। तो एक ऐसी रिएक्शन थी, यार इसको दूर रखो, MnO4 माइनस प्लस Fe+2 gives Fe+3 प्लस Mn+2, ऐसा लिखा था। आपसे बोला गया कि मैंने यहां पर H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, या तो ऐसे बोल सकता है H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, या बोल सकता है पीएच कम कर दी। एक ही बात है, पीएच कम करना, H प्लस बढ़ाना। अगर ऐसा होगा तो जो ईएमएफ है, ईएमएफ मतलब ई नोट सेल, ई सेल, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है आपको। तो आप सोचोगे H प्लस तो है ही नहीं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, H प्लस आ जाएगा जब आप इसको बैलेंस करेंगे तब, है ना? अब आप वाले मेथड से पता है क्या होता? इस पूरे को पहले बैलेंस करना पड़ता, बैलेंस करके फिर नस्ट इक्वेशन बनती बड़ी सी, क्योंकि ये इसमें खूब सारी वो आएंगे स्टोइकियोमेट्री, मतलब स्पीसीज आएंगी। फिर बड़ी सी आके फिर आप चेक करते एच कहां है, फिर उसका इफेक्ट चेक करते। मैं ये बोल रहा हूं कि इतना सब करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये पता कर लो कि H प्लस रिएक्टेंट साइड में है कि प्रोडक्ट साइड में है। इतना पता होते ही पता चल जाएगा। बताओ। अब मैं बोल रहा हूं कि आप थोड़ा फोकस H प्लस पे करो ना, चार्ज वार्ज को क्यों बैलेंस कर रहे हैं पहले? हमें ये थोड़ा चाहिए कि एग्जैक्टली कितने H प्लस आएंगे, हमें पता क्या करना है, वो रिएक्टेंट साइड में आएगा कि प्रोडक्ट साइड में आएगा, इतना ही पता करना है। यहां कितने ऑक्सीजन, अब आप करो सबसे पहले यहां, मतलब चार्ज बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करते थे किससे? वाटर से। हम लिखते थे कि यहां 4H2 आएंगे, और H आ गए तो इधर क्या आएंगे? 8H प्लस आएंगे। पता चल गया कहां आएंगे, बस इतना ही पता करना था। किधर आ रहे हैं? रिएक्टेंट साइड में। रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो H बढ़ा रहे हो ना आप, रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड, अगर फॉरवर्ड गई वोल्टेज ज्यादा आएगा। समझ गए? इस प्रॉब्लम को ऐसे पूछते हैं। यहां KMnO4 है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है? देखो आयरन को ऑक्सीडाइज कर दिया। KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ पीएच के साथ, पीएच बढ़ने के साथ बढ़ता है या कम होता है? तो अभी हमने पता चला H प्लस अगर ज्यादा होंगे तो रिएक्शन ज्यादा होती है। रिएक्शन ज्यादा होती है मतलब इसका स्ट्रेंथ अच्छा है, तभी तो हो रही है। मतलब H प्लस ज्यादा होने पर इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मतलब लो पीएच पे इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, पीएच बढ़ने के साथ स्ट्रेंथ कम होगी। मतलब ये लैंग्वेज भी पूछ सकते थे आपसे। समझ गए? तो आगे से ये है ना, बढ़ेगा कम होगा, ये आपको किससे करना है? ली चैटेलियर प्रिंसिपल से।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आपको क्या करना होगा, सेल में इक्विलिब्रियम लाके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेकर आएंगे। पर आपको पहले मतलब समझ में आना चाहिए कि सेल में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। एक सेल इक्विलिब्रियम में है ना? तो इक्विलिब्रियम से हमें नेट केमिकल एनर्जी कितनी मिलेगी जब वो इक्विलिब्रियम में होगा? अरे ये रिएक्शन है, यहाँ पे एक रिएक्शन चल रही है, ये सेल की रिएक्शन है। ये रिएक्शन जितनी आगे जाती है, जैसे मान लो यहां लिखा है कि डेल्टा एच इक्वल टू -50, ये डेल्टा एच -50 किसका है? फॉरवर्ड का, बैकवर्ड का, या नेट? फॉरवर्ड का। ये हमेशा फॉरवर्ड का लिखते हैं, है ना? चाहे रिवर्सिबल हो या रिवर्सिबल, ये किसका होता है? हमेशा फॉरवर्ड का। इसका मतलब यह है कि अगर 20 से ए बनेगा तो मुझे क्या लिखना होगा? डेल्टा एच इक्वल टू 50। पता है सबको? ये जितना आगे जाए उतना ही पीछे आए। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि आपको नेट हीट कितनी मिलेगी? 1 मोल ए बी में कन्वर्ट हुआ, इतने मिली। लेकिन सेम टाइम में 1 बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, इतनी खर्च हो जाएगी। मिला क्या? 0। मतलब ये हुआ कि जब सेल इक्विलिब्रियम में होता है तो जितने उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन चलती हैं उतनी ही बैकवर्ड चलती हैं, और नेट गेन 0 होता है। तो आपको वोल्टेज कितना मिलेगा? 0। केमिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो नेट गेन क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अपने मोबाइल की बैटरी कभी इक्विलिब्रियम में आती है क्या? आती है, जब वो डिस्चार्ज हो जाती है। जब वो डिस्चार्ज हो जाती है, अब वहां पे जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन है उतनी बैकवर्ड रिएक्शन है, नेट गेन क्या मिल रहा है? 0। तो आप ये बोल सकते हो सेल एट इक्विलिब्रियम दैट इज नॉन वर्किंग सेल, कि वो सेल काम नहीं कर रहा। समझे क्या? इसको ऐसे भी समझ सकते हो, डेल्टा जी इक्वल टू -NFE होता है। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? 0 हो ना? स्पॉन्टेनियस के लिए -1, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए प्लस में, और इसके लिए 0। अगर ये 0 है तो ई कितना आएगा? 0। ये किसके लिए बात है? ये एट इक्विलिब्रियम की। ओके, अब इसके हिसाब से जो नस्ट इक्वेशन है वो क्या होती है? ऐसा ही होता है। अब बोल रहे हो कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होने वाला है? ये तो 0। याद रखेंगे इक्विलिब्रियम पे ई 0 होता है, ई नोट 0 नहीं होता। डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी नोट 0 नहीं होता। ये ध्यान रखेंगे, है ना? ये क्या बन गया? के। तो यहां से मुझे मिला ई नोट इक्वस टू 0.0591 बाय एन log के। ये के कैलकुलेट कर लेंगे यहां से। आगे क्यों लिखूंगा, तो हो गया बस। या कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है के इक्वल टू एन ई नोट बाय 0.0591। चाहे तो ऐसे भी कर दो, के लिख के इसको 10 की पावर में लिख दो। ऐसे लिख सकते हैं ना, के इक्वल टू 10 एन ई नोट बाय 0.0591। पर ऐसे लिख के सोल्व मत करने लग जाना, नहीं सर ऐसे कैसे करने लग जाएंगे, हमें पता है। सोल्व तो हम यहीं से करेंगे, है ना? यहाँ से एक एंटी लॉग लेना पड़ेगा यहाँ पे, है ना? एंटी लॉग कोई आसान से ही होते हैं, जो सीधे सीधे पावर्स में होते हैं, 10 टाइप के ऐसे कुछ होते हैं, है ना? तो ये इस आसान सा था। इसको करने के लिए क्या चाहिए हमें? केवल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए थे और ई नोट क्या था, बस यही प्रॉब्लम बनती है यहां से। समझ गए? पहले हमने नस्ट इक्वेशन को लिखना सीखा, उससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन करी, फिर हम इक्विलिब्रियम पे आ गए। अब एक टाइप का और सेल होता है, वो आपको और समझना है यहाँ पे। कौन सा बताओ? नहीं नहीं वो नहीं, अभी गैल्वेनिक ही चल रहा है। कंसंट्रेशन सेल, ये मैं समझा देता हूं क्या होता है।
देखिए, एक सेल बनाने की कोशिश की गई, गैल्वेनिक ने एक सेल बना दिया, फिर लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना। कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिंक जिंक सल्फेट एक्वस, जिंक जिंक सल्फेट एक्वस। बताओ बच्चों, क्या ये आपके हिसाब से एक वर्किंग सेल होगा? वर्किंग सेल का मतलब होता है कि इससे ईएमएफ मिलेगा। देखने पे तो लग रहा है कि नहीं मिलेगा, दोनों इलेक्ट्रोड एक जैसे ही हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा कहां से? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट तो होना चाहिए ना दोनों के बीच में। फिर ऐसा किया गया कि चलो एक काम करके देखते हैं, इसकी कंसंट्रेशन बदल देते हैं दोनों की। इसकी कंसंट्रेशन ले लेते हैं C1 और ये C2। अब चेक करके देखते हैं कुछ होता है क्या। तो हम नेक्स्ट इक्वेशन पे जाते हैं, देखते हैं कुछ होता है क्या, कंसंट्रेशन का इफेक्ट वही आता है। तो पहले मैंने लिखा कि एनोड पे क्या होना है, यहाँ पे जिंक गिव्स जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। ये जिंक कौन से वाले हैं? एनोड वाले। कैथोड पे रिडक्शन होगा, तो ये कैथोड वाले। एनोड कैथोड की क्यों लिखे, पता रहे हमें कि कौन से, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो ये सॉलिड है, तो ये तो नेक्स्ट इक्वेशन में आएगा नहीं, तो मैं इसको छोड़ देता हूं यहीं पे। इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो ही गए, तो ये बना Zn+2 कैथोड वाले गिव्स Zn+2 एनोड वाले। सही है क्या? यहां जो ई नोट है, इसको मान लो मैंने x मान लिया, तो यहां का ई नोट कितना आएगा? अरे रिएक्शन रिवर्स ही तो करा है, -x आएगा। तो यहां से ई नोट सेल कितना आएगा? 0 आएगा। x -x = 0, दोनों ऐड करने पे तो ये बनता है। ओके, ई सेल = 0, मतलब ई नोट सेल -0.0591 बाय कितने इलेक्ट्रॉन? 2 लोग। प्रोडक्ट में कौन है? जिंक +2, कौन से वाले? एनोड वाले। रिएक्टेंट में कौन है? कैथोड वाले। यहां से एक बात समझ में आई कि अगर इन दोनों को डिफरेंट रखा जाए तो हमें इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मिल सकती है, मतलब हमें वोल्टेज मिल सकता है। यहां जो वोल्टेज मिला है वो किसकी वजह से मिला है? केवल कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से। इसीलिए इस सेल को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन सेल। इसका जो वोल्टेज है हालांकि बहुत कम आएगा। कम क्यों आएगा? क्योंकि मेन वोल्टेज ई नोट की वजह से होता है। उसके बाद आगे का जो डेटा है ना वो बहुत छोटा आता है। छोटा क्यों आता है? एक तो आप उसका लोग ले लेते हो, लोग लेने के बाद जो नंबर है वो काफी छोटा बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने है ना किसी को 10,000 रुपीज दिए, ये 10,000 है। अब वो इसका लोग करके आपको लौटाए, है ना, लोग करके लौटाए तो आपको 4 रुपए देगा वापस से। तो लोग वैल्यू को बहुत छोटा कर देता है, पहली बात। तो दूसरी बात, फिर देखो ये भी बहुत छोटा नंबर है, कुछ बच के आएगा ना, उसको इससे मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तो मेन तो है ना वो ई नोट की वजह से होता है, लेकिन यहां तो ई नोट है ही नहीं, तो ये जो डेटा है वो बहुत छोटा आएगा, है ना। अब कंसंट्रेशन सेल का मैं एक एग्जांपल बताता हूं। परफेक्टली मुझे मैकेनिज्म नहीं पता, कभी है ना क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्स एक्शन, बायो में पढ़ते हो ना, शायद कुछ ऐसे होती है कि जैसे मैंने किसी गर्म चीज को टच किया, तुरंत मैं हटा लेता हूं वहां से हाथ। फिर बोलते हैं कि यार इंपल्स इतनी जल्दी ब्रेन में कैसे पहुंच गई? तो उसको कुछ ऐसे समझाते हैं कि जैसे मैंने यहां से टच किया, यहां जो नर्व है ना वो सोडियम सिक्रेट करती है, Na+ सिक्रेट करती है। सेम टाइम में जो स्पाइनल कोड है वो वहां के Na+ को एब्जॉर्ब कर लेता है। पहले तो Na+ सेम थे यहां पे और स्पाइनल में, अभी क्या हुआ, यहां से सोडियम सिक्रेट हुए, स्पाइनल ने एब्जॉर्ब कर लिए। उससे दोनों जब एक कंसंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट होगी सोडियम की, कंसंट्रेशन डिफरेंट होने पर क्या हुआ कि एक वोल्टेज क्रिएट हो गया। समझ गए? तो ये जो नर्व का ये सिस्टम है ना वो एक कंसंट्रेशन सेल का ही एग्जांपल होता है। अब मुझे परफेक्टली ये नहीं पता कि सोडियम यहां सिक्रेट होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं, बस डिफरेंस यही है, स्पाइनल एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है, पर कोई एक रिलीज करता है कोई एक एब्जॉर्ब करता है। आप पढ़ के देखना इसको आज ही। ये क्लियर? ओके। अब आप मुझे ये बता दें कि यहां पे
यहां पे कौन बड़ा हो तो ये पॉजिटिव आए? अरे सेल का तो ई पॉजिटिव आएगा तभी तो वो काम करेगा, नहीं तो वो नॉन वर्किंग सेल हो जाएगा। तो आपको पता है कि अगर मैं नीचे वाला बड़ा रखूं, ऊपर वाला छोटा रखूं, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव के आगे एक नेगेटिव पहले से ही है, ये पॉजिटिव बन गया है। मतलब अगर Zn+2 इज ग्रेटर देन Zn+2 एनोड है, तो ये एक कंसंट्रेशन सेल होगा। कंसंट्रेशन सेल की कंडीशंस बता दो अब यहां से देख के। दोनों इलेक्ट्रोड सेम नेचर के होने चाहिए, दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट होनी चाहिए, ई नोट 0 होना चाहिए, और ईएमएफ कुछ ना कुछ आना चाहिए। ईएमएफ आया ही नहीं तो फिर वो सेल है ही नहीं। नेगेटिव आएगा तो कैसे होगा? नेगेटिव आएगा तो आपने रिप्रेजेंट ही गलत कर दिया। कल आपने पढ़ा था, एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था, आपने वोल्टेज पता किया, वो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वो गलत रिप्रेजेंटेशन था, ऐसा कर ही नहीं सकते हम। एक्चुअली क्या होता है कि अगर सेल है ना, या तो वोल्टेज देगा अपने कुछ ना कुछ, या फिर उसका वोल्टेज 0 आएगा। नेगेटिव वोल्टेज का तो कोई मतलब होता ही नहीं है। नेगेटिव का मतलब तो क्या है? उसको दो वापस से। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव या 0, बस 0 मतलब इक्विलिब्रियम आ गया था। कंसंट्रेशन सेल समझ में आया है? एक एग्जांपल करके देखोगे? ठीक है। पहले यहां देख के बताना कि ये कंसंट्रेशन सेल है कि नहीं है। देख के तो नहीं बता सकते, आपको वोल्टेज ही बताना पड़ेगा, है ना? वोल्टेज भी तो पॉजिटिव आना चाहिए। फाइंड ईएमएफ। अगर ईएमएफ पॉजिटिव आ गया तो कंसंट्रेशन सेल है, क्योंकि बाकी सारी चीजें कॉमन है। देखो, दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, दोनों क्लोरीन के इलेक्ट्रोड लिए ना, Cl2 वाले, तो ई नोट 0 आएगा। दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। अब बस एक चीज और चेक करनी है, क्या ईएमएफ पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो ये कंसंट्रेशन सेल को रिप्रेजेंट करता है। पहले सेल रिएक्शन लिख लेते हैं, गलत होएगा 100% लिख के ले लो। पॉजिटिव, पॉजिटिव सेल रिएक्शन लिखी थी। प्लस में आ रहा है, हाँ प्लस में आने का आएगा, बिल्कुल सही बात है। प्लस में आ रहा है मतलब कंसंट्रेशन सेल है। देखो कंसंट्रेशन सेल कैसे सिलेक्ट किया मैंने, सबसे पहले क्या दोनों इलेक्ट्रोड सेम नेचर के हैं? अगर सेम नेचर के हैं तो ई नोट 0 आएगा, है ना, पहली कंडीशन पास। क्या दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट है? अगर कंसंट्रेशन सेम होती ना, तो यहीं पे हम E = 0 लिख देते। सही है ना? अरे यहां जो कुछ होता है वो कंसंट्रेशन की वजह से ही होता है। कंसंट्रेशन अलग होती, सेम होती तो ये है ही नहीं फिर कंसंट्रेशन सेल। फिर उसके आगे हमने क्या किया, अब हम इसका ई कैलकुलेट करेंगे। बताओ ये शुरू वाला क्या होता है, एनोड की कैथोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, Cl2 से Cl- बनना कि Cl- से Cl2 बनना? वेरी गुड, 2Cl- गिव्स Cl2+2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हुआ, एनोड। हमें इनका, इन गैसेस का प्रेशर नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। प्रेशर नहीं दिया तो 1 मान लेंगे। अब कैथोड की रिएक्शन इसकी रिवर्स होगी, मुझे पता ही है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, Cl2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cl- कैथोड वाला। दोनों को ऐड कर दीजिए,
ये हटा दो। Cl2 क्यों हटा दिया? प्रेशर तो इक्वल है इनका, तो नेक्स्ट इक्वेशन में हट जाएगा वैसे ही, तो मैंने पहले ही हटा दिया इनको। क्या बचा? 2Cl माइनस एट एनोड, 2Cl माइनस एट कैथोड। अगर मुझसे ये पूछे कि एक कंसंट्रेशन सेल है क्या, इतना ही पूछता, तो मैं यही रुक जाता। मैं बोलता अगर ये ज्यादा तो रिएक्शन आगे जाएगी, वोल्टेज पॉजिटिव आएगा। अगर ये ज्यादा, हाँ, अगर ये ज्यादा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, वोल्टेज नेगेटिव आएगा। तो बताओ कौन ज्यादा, ये एनोड वाला है, ये कैथोड वाला है? कौन ज्यादा? एनोड वाला। रिएक्शन आगे जाएगी, वोल्टेज पॉजिटिव आएगा, ये कंसंट्रेशन सेल है, नो डाउट। क्या ज्यादा होगा? हाँ बेटा, तो लिखने का तरीका तो देखो ना, यहां देखो मैं ई लिख देता हूं यहाँ पे, ई इक्वल टू -0.0591/2 लोग। बताओ ऊपर क्या लिखूं? Cl माइनस कैथोड का स्क्वायर, Cl माइनस एनोड का स्क्वायर। अब पता चला आपको, इधर एनोड ऊपर है, मैं तभी तो लिखता था नेक्स्ट इक्वेशन लिखो लिखो लिखो। या ऐसा तो याद नहीं कर रखा, यहाँ हमेशा यहाँ एनोड वाला ऊपर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आएगा। देखो ये कैथोड वाला ऊपर आ गया, वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसी जा रही है। हाँ बच्चों यहाँ देखो, ये काम कर दूं क्या मैं? देखो इस 2 से ये सारे स्क्वायर कैंसिल आउट कर दूं दोनों में। अरे तो पावर है ना, गायब हो जाएंगे। बस अब वैल्यू पुट करो फाइनली। 0.0 क्या यार, छोड़ो इसको, 0.06 कर दो बस केवल। लोग एनोड वाला ऊपर, तो कैथोड वाला है, कैथोड वाला बोलो 10⁻²। एनोड वाला बोलो 10⁻⁻1। ये -1 से -1 चला जाएगा, -1 बचेगा। यहां से माइनस, ये माइनस तो लिखना भूल गए, ये माइनस है ना। क्या बचा? तो -0.06 इंटू -1 इक्वल टू 0.06 वोल्ट आएगा। ऐसे आ रहा था क्या? कितने लोगों का आया था ये? वेरी गुड। अगला एग्जांपल जल्दी से बताना है आपको, देखते ही मन में रिएक्शन सोच सकते हो। कुछ ऐसा लिखा है, PtH2 2 ATM H प्लस 0.1 m H प्लस 0.1 m H2 PT 1 ATM। ये कंसंट्रेशन सेल है कि नहीं है? और अगर है तो फिर इसका वोल्टेज क्या है? देखो इतना तो सही है कि इलेक्ट्रोड सेम है, यहां कंसंट्रेशन सेम है लेकिन प्रेशर डिफरेंट है। लेकिन हमारे जो क्यू होता था क्यूपीसी। क्यूपीसी मतलब कंसंट्रेशन सेम भी हो सकता है, कंसंट्रेशन डिफरेंट हो तो भी कंसंट्रेशन सेल बन सकता है, प्रेशर डिफरेंट हो तो भी बन सकता है, क्योंकि इसमें दोनों आते हैं, ये तो पता होगा आपको। तो कैसे सोल्व करोगे बताओ जल्दी से? रिएक्शन, यहां की रिएक्शन एनोड पे ऑक्सीडेशन, H2 गिव्स 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस बार मैं इसी को लिख रहा हूं केवल, देखो कंसंट्रेशन सेम है ना, तो ये तो कैंसिल आउट होगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है अब, एनोड लिखने की जरूरत। यहां क्या होगा? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, ये कौन सा वाला? कैथोड वाला। आपने लिखा H2 एट एनोड गिव्स H2 एट कैथोड। इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आगे जाके, क्योंकि कंसंट्रेशन सेम है। अब यहीं से बता दो किसका प्रेशर ज्यादा, देख के बोलो। ये एनोड का 2 ATM है, अगर ये ज्यादा है तो रिएक्शन जाएगी आगे, आगे जाएगी तो इसका ई आएगा पॉजिटिव, ये कंसंट्रेशन सेल है। अब इसके लिए कैलकुलेशन करनी हो, मान लो E इक्वल टू 0 माइनस 0.06/2 लोग। बोलो ऊपर क्या आएगा? कैथोड का प्रेशर बाय एनोड का प्रेशर। सही है क्या? बस वैल्यू पुट करो, सोल्व हो जाएगा। समझे? तो आज आपको
नस्ट इक्वेशन पे कई सारे एग्जाम्पल करके देखने चाहिए। एक वो कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे ना, कब डेल्टा जी से सोल्व करना है, कब डायरेक्ट करना है, अपने मॉड्यूल में खूब सारे दे रखे हैं, 10-15 क्वेश्चन करके देखो, है ना। और आपको एक और बात ध्यान देनी चाहिए यहाँ पे कि जैसे जैसे रिवीजन चल रहा है आप मॉड्यूल सोल्व करते हो, साथ में बोर्ड की प्रिपरेशन भी इसी सीक्वेंस में कर लो, सही है ना। अच्छा, यहां से पढ़ के गए और आपने बोर्ड के लिए क्वेश्चंस पढ़े, जिस बुकलेट से पढ़ते हो, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सेम ही मैं तो एनसीईआरटी फॉलो करता हूँ मोस्टली।